नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। ये पूरे भारत में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी बिजनेस या ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत के अंदर, उन्हें रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है जी। अब इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, देखिए सबसे पहले दिया जाता है एक ऑफर, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस का जब ये स्टेज पार हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट लीगल इंटेंशन से किया गया था, अगर वो लीगली एनफोर्सिएबल है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो ऑफर क्या होता है? मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, क्या आप मेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदोगे? तो ये एक ऑफर है। आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो ये एक एक्सेप्टेंस है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब अगर ये एग्रीमेंट जो है लीगल इंटेंशन से किया गया था, यानी कि अगर कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, तो ऐसे केस में हम इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है। एग्रीमेंट आपने अपने दोस्त से कहा कि आज मैं डिनर पे आना मेरे घर, तो उसने कहा हाँ मैं आऊँगा और वो आया नहीं, तो क्या ऐसे केस में आप कोर्ट जा सकते हो? आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि एक फ्रेंडली नेचर का एग्रीमेंट है, इसमें लीगल इंटेंशन नहीं है। या फिर अब फैमिली में एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि ये जो करवा चौथ है ना, इस पर मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस ला के दूंगा। अब वो अगर किसी कारण से नहीं ला पाता है, मान लो उसके पास उतने पैसे नहीं जमा हो पाए उस समय तक, या किसी कारण से वो भूल गया या किसी और काम में व्यस्त हो गया, नहीं ला पाया, तो क्या पत्नी अपने पति के खिलाफ कोर्ट जा सकती है कि जी इन्होंने कहा था मुझे नेकलेस देंगे और दिया नहीं? नहीं जा सकती है, क्योंकि एक फैमिली नेचर का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना। इसमें लीगल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है। कोर्ट का ये प्रिजम्पशन होता है कि लीगल इंटेंशन है या नहीं है। जो भी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ एग्रीमेंट है, उसको देखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर लीगल इंटेंशन थी या नहीं थी। और अगर थी तो उसके लिए आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो और प्रोसीडिंग्स चालू होंगी और आपके जो भी डैमेजेस हैं वो रिकवर करवाए जाएंगे। लेकिन जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख में, तो ये प्रॉपर एक कमर्शियल एग्रीमेंट है, क्योंकि मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हो। दोनों के पास कुछ ना कुछ ओब्लिगेशन है देने के लिए, कंसिडरेशन है। ठीक है जी। जब भी हम कुछ समथिंग इन रिटर्न की बात करते हैं, जैसे मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ तो आप मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हो? 5 लाख। तो जो भी समथिंग इन रिटर्न है उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को ऑब्लाइज्ड हैं कंसिडरेशन देने के लिए। तो ये कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है, और कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट जो है हमेशा लीगल इंटेंशन के साथ किया जाता है और लीगली इन्फोर्सिबल होता है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। सभी एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया। दूसरा, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। भैया अकेला आदमी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर देगी, दूसरी एक्सेप्ट करेगी। तीसरा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो पार्टीज हैं वो दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होनी चाहिए। और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए किसी का भी, और इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और ना ही डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। किसी भी लॉ के अंतर्गत, किसी भी कानून के अंतर्गत अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और वो उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की कैटेगरी में आएंगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। जैसे प्रिजनर्स होते हैं, हमारे कन्विक्ट्स होते हैं जो जेल में बंद हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की आज़ादी नहीं होती है। अगर उनके साथ कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसकी कोई वैधता नहीं है, कोर्ट उसको कोई आधार नहीं मानेगा। ठीक है जी। फिर चौथा है लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने दोस्त के साथ कहा कि चलो चोरी का प्लान बनाते हैं, वहां से जो भी पैसा मिलेगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। तो चोरी अपने आप में एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल पर्पस नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। मान लो वो आधे पैसे ना बांटे, पूरे लेके भाग जाए, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि जी ये तो मेरा हक मार के चला गया, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो अपने आप में एक इल्लीगल पर्पस था। पांचवा है कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जो भी आप दे रहे हो, मान लो मैंने आपको गाड़ी दी और आप मुझे 5 लाख दे रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें लॉफुल हैं। लेकिन अगर मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं उसके बदले आप मुझे 5 लाख के ड्रग्स दे रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हुआ। ड्रग्स जो है वो लीगल प्रोडक्ट है ना, तो उसको लेकर के आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। छठा है फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी सहमति से, अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही हैं, ना कि किसी जोर जबरदस्ती के साथ कर रही हैं या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के या फ्रॉड की वजह से उसको कर रही हैं। ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल फ्री विल होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी। छठा है
सर्टेनिटी होनी चाहिए। साहब मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। तो उसने पूछा कि कितने में दोगे, मैंने कहा दे देना 5-6 लाख। तो 5-6 लाख का क्या मतलब होता है, 5 या 6, क्लियर बताओ ना, क्योंकि 1 लाख का फर्क है। मैं दे दूं 5 लाख, तुम कहोगे ये तो 1 लाख कम है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जब तक आप क्लियर नहीं बता रहे हो कि मान लो आप किसी से दूर भी खरीद रहे हो, तो आप ऐसे कहते हो कि ये 1 बाल्टी में जितना आ जाए उतना दे देना, नहीं, आप क्लियर बताओगे कि 5 लीटर दे दो, ठीक है जी, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्वांटिटी है या प्राइस है या क्वालिटी है या प्लेस ऑफ डिलीवरी है या मोड ऑफ पेमेंट है, टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स जब तक नहीं होंगी तब तक कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कोई भी एम्बिग्युइटी जब तक है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है जी। अगला प्रोविजन है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आप किसी को मान लो एक चिराग बेच दो, ये कह के कि इसको जब तुम घिसोगे ना इसमें से जिन निकलेगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। तो ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये सुनी सुनाई कहानियां हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हो इस आधार पर कि उसमें से जिन निकलेगा और कोई ख्वाहिश पूरी करेगा, या आप इसको दवा को खा लो और आप उड़ना शुरू हो जाओगे। क्या ऐसी कोई दवा है विश्व के अंदर? नहीं है। तो आप जो भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। या फिर आप किसी का बहुत जो जान से प्यारा व्यक्ति था वो उसकी मृत्यु हो जाती है और आप उससे कहते हो कि ये दवा इसके मुंह में डाल दो, ये जीवित हो जाएगा, तो ये भी जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के दायरे में नहीं आता है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। तो इसलिए ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। अगला प्रोविजन है कॉन्सेंसस, यानी कि जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम सेंस में सेम चीज़ के लिए सेम समय पर कर रहे हो, दोनों पार्टी जो है उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सफ़ेद घोड़ा चाहिए, तो वहाँ पर 2 सफ़ेद घोड़े हैं, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो कि उसके बगल वाले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ। बेशक सफ़ेद घोड़े ही हैं दोनों, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। मैं मान लो बड़े की बात कर रहा हूँ, आप छोटे की बात कर रहे हो। मान लो सब कुछ उसमें फिक्स है, सफ़ेद घोड़ा है और उसकी कीमत भी फिक्स है 1 लाख रुपए, लेकिन फिर भी क्योंकि घोड़ा सेम नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसेंसस नहीं है, ठीक है जी। अगला प्रोविजन है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कानून में लिखा गया है कि इसको राइटिंग में करना है, इस पे आपके साइन होने चाहिए, दूसरी पार्टी के साइन होने चाहिए, गवर्नमेंट का स्टाम्प होना चाहिए, या कोई भी ऐसी तरीके का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको पूरी करनी है तो करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं हुई तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन है वो आपको करना पड़ेगा। या फिर अगला प्रोविजन जो आखिरी प्रोविजन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कहा गया है कि साहब अगर लॉ में एक्सप्रेसली किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को करने की मनाही है, यहाँ जहाँ पर एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर आपने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड माना जाएगा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि सेक्शन 26 और 27 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि मान लो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर आप कर रहे हो, मान लो कोई आदमी ट्रेड कर रहा है, मान लो आम बेचने की क्रिया करने की कोशिश कर रहा है, काम करना चाहता है, वो आम बेचना चाहता है किसी जगह पर जाकर के, और आप उसको रोक रहे हो, तो आम एक लॉफुल प्रोडक्ट है, बेचना लॉफुल क्रिया है। ऐसे में अगर आप उसको रोकते हो तो ये एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। आप इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम यहाँ पे कल से आम नहीं बेचोगे, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो ऑलरेडी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करार कर दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा है और लड़की है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है और दोनों आपस में शादी करते हैं, तो आप उनकी शादी को रोकने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरीके के हैं? देखिए, सबसे पहले होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी हम अब तक बात कर रहे थे, यानी कि अगर आप सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कंडीशंस पूरी करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है और वो वैध माना जाएगा। उसके लिए आप केस भी फाइल कर सकते हो और उसके लिए आप जो भी आपके डैमेजेस हैं उन्हें रिकवर भी कर सकते हो। दूसरे होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी 2 तरीके के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले वो होते हैं जो कि शुरुआत से ही वॉइड हैं, वॉइड एब इनिशियो हैं, ठीक है जी। जिस मोमेंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो उसी मोमेंट में रद्द माना गया। वो कैसे होते हैं? जब आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका माइंड जो है वो अनसाउंड है ना, पागल इंसान है जो अपने होशो हवास में नहीं है, सेंसेस में नहीं है, या फिर किसी इंसॉल्वेंट के साथ आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसको
पॉसिबल ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि मान लो आप किसी घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं है, लेकिन वो घर पहले ही जल चुका है, तो अब आप क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो? तो ऐसे केस में जो शुरुआत में तो वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड नहीं था, लेकिन बाद में वॉइड हो गया, क्योंकि जिस चीज़ को आप बेचने की बात कर रहे हो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रद्द माना जाएगा। आपने कहा कि क्या आप मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे, दूसरे ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन बेचने से पहले ही वो घर जल गया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या आप उससे 10 लाख रुपए वसूल सकते हो? नहीं जी, हमारी तो बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रद्द माना जाएगा, सब्जेक्ट मैटर ही आपका खत्म हो गया है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तीसरे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक पार्टी का अगर नुकसान हो रहा है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, या फिर उसका फ्री कंसेंट नहीं लिया गया था, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकती है। जैसे कि फ्री कंसेंट कब नहीं लिया जाता? मान लो किसी के साथ कोर्शन किया गया, ज़बरदस्ती की गई, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर फ्रॉड हुआ उसके साथ, उसको पूरी जानकारी नहीं दी गई, या झूठी जानकारी दी गई और उसके आधार पर उसने एक्सेप्ट किया था ऑफर को, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ कि मतलब नियत सही थी बताने वाले की, लेकिन उसको खुद ही जानकारी नहीं थी, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई और एक्सेप्टेंस मिली, तो ऐसे केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, उसको रद्द करवाया जा सकता है। चौथे होते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जिनका उद्देश्य इल्लीगल हो। मान लो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ड्रग्स बेचने के लिए, या फिर चोरी करने के लिए, या मर्डर करने के लिए, किसी को पैसे दे रहे हो कि जाओ उसका मर्डर कर दो, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, जितने भी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल नहीं होता। मान लो आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है ना, लेकिन वॉइड माना जाएगा क्योंकि वो माइनर के साथ है, और माइनर की जो कैपेसिटी है वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है जी। पांचवें कॉन्ट्रैक्ट है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में, क्योंकि उनके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। मान लो उनके अंदर हमें स्टाम्प लगवाना था, वो लगा नहीं है, या साइन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है अगर उनके अंदर वो नहीं हुई हैं, तो उसको अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उस गड़बड़ी को अगर आप दूर कर देते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है जी, साइन नहीं है तो साइन करवा लो, स्टाम्प नहीं है तो स्टाम्प लगवा लो, वो वैलिड बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियों को जो करना था वो कर चुकी हैं। मान लो आपने कहा कि मुझे एक किताब चाहिए, मैंने आपको किताब दी, आपने मुझे किताब की कीमत दे दी। मान लो 500 रुपये की किताब है तो आपने मुझे 500 रुपये दिए, तो जब मैंने आपको किताब दी तभी आपने मुझे 500 रुपये दिए, तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऑब्लिगेशन बचा नहीं है, कंसिडरेशन दोनों के पास पहुंच चुकी है। दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैं आपको कहता हूं, आपने मुझसे पूछा कि क्या आप ये किताब दे सकते हो, तो मैं कहूंगा कि परसों तक ले आऊंगा मैं इस किताब को, तब मैं आपको दे सकता हूं। तो परसों मैं आपको किताब दूंगा और आप मुझे पैसे दोगे, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि फ्यूचर के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। और ये जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्टली एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, पार्टली एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है ना। मान लो मैंने आपको किताब आज दे दी, लेकिन आप मुझे पैसे दोगे परसों, तो ये हो गया पार्टली एग्जीक्यूटरी एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से हुआ था, उसका नेचर क्या था, उस बेसिस पर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने एक्सप्रेसली ये कहा है कि आपको क्या चाहिए और जो भी चीज़ें एक्सचेंज करनी है वो हो गई हैं। मान लो आपने कहा केले वाले से कि मुझे 1 दर्जन केले दो, और केले वाले ने कहा कि 50 रुपये के हैं, तो आपने केले लिए और उसको 50 रुपये दिए, तो ये क्या है, एक्सप्रेसली आपने कहा और एक्सप्रेसली उसने दाम बताया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? मान लो आप ट्रेन से उतरे, कुली ने आपका सामान आपसे बिना पूछे उठा लिया, आपको उठवाना ही था वैसे भी, तो कुली उठा करके आपको टैक्सी तक ले गया और वहां पर कुली ने कहा कि 100 रुपये दीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो कहा ही नहीं था उठाने के लिए, क्योंकि आपने उसकी सर्विस ली है, उसकी सर्विस का फ़ायदा आपको पहुंचा है, एडवांटेज हुआ है, और उसने बेशक वो सर्विस वॉलंटरी दी थी, लेकिन अब अगर उसको पैसे चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके और उसके बीच में। जब उसने सामान उठाया तो आपने मना भी तो नहीं किया ना, बेशक उसको नहीं कहा आपने उठाने के लिए, लेकिन मना कर देते, बोल देते नहीं चाहिए हमें कुली, लेकिन आपने नहीं बोला क्योंकि आपको वो सर्विस चाहिए थी, इसलिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां पर ड्यूटीज लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं ताकि किसी पार्टी का अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, किसी पार्टी को गलत फायदा ना पहुंचे। बेशक यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं किया है दो पार्टीज ने आपस में, लेकिन फिर भी कानून की नज़र में वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है।
क्योंकि उसमें एक पार्टी का नुकसान हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है जी। जैसे कि सेक्शन 68 में बताया गया है कि अगर आप किसी भी माइनर को या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो, उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करते हो, या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो कि उस पर डिपेंडेंट है उसको आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो, तो उस माइनर की प्रॉपर्टी को बेच करके आप अपने जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको रिकवर कर सकते हो। उस माइनर से आप कैश में नहीं मांग सकते उसका जो भी हर्जाना है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो। सेक्शन 69 में कहा गया है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मान लो आप किसी के घर में किराए पर रह रहे हो, अब वहाँ पर जो बिजली वाले हैं वो पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि जी 6 महीने से इस घर का जो बिजली का बिल है वो मकान मालिक ने भरा नहीं है। ठीक है जी। अब आपने 6 महीने का जो बिजली का बिल था वो आपने भर दिया, वरना जो कनेक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वो कट जाता। अब आप बकायदा जो बिजली का बिल था वो मकान मालिक को पहले से ही पैसे दे रहे थे उसके, लेकिन मकान मालिक ने उस चीज़ को जमा नहीं किया था, तो ये भरना किसको था? मालिक को भरना था। लेकिन क्योंकि वो कनेक्शन कट जाता अगर आप पैसे नहीं देते, तो आपने पैसे मालिक की तरफ से दे दिए। अब आप कहते हो जब अगले महीने का आपको किराया देना है तो आप मालिक से कहते हो कि मैंने आपकी जगह जो पैसे देने थे इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो दे दिए हैं, आप मुझे या तो वो पैसे दे दो या फिर इस किराए को कटवा दो। तो मालिक कहता है कि तुमने दिए क्यों, मुझसे पूछ लेते देने से पहले। तो आप कहते हो कि जी मैंने कॉल किया था, आपका कॉल मिला नहीं, उस समय वो ऑफिसर गेट पे खड़ा था, अदरवाइज कनेक्शन कट जाता, इसलिए इमरजेंसी थी मैंने दे दिए। तो अब जो मालिक है उसको आपके जो भी पैसे हैं वो लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि मालिक जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोसेस में, लीगल प्रोसेस में लायबल था उस पैसे को देने के लिए जो आपने उसके एवज में दिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेशक आपके और मालिक के बीच में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। सेक्शन 70 के अंदर बात की गई है ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मान लो आपके दोस्त ने कहा कि यार वो किताब चाहिए थी मेरे को, क्या तू मार्केट से लेके आ सकता है? तो आपने कहा ठीक है, हाँ ले आऊँगा। तो आप लेके आ गए और आपने अपने दोस्त को दे दी और उसने रख ली, आपको कोई ना तो पूछा कि कितने की आई ना पैसे दिए। तो जब आपने इस इंटेंशन के साथ उसको किताब दी कि वो पैसे वापस देगा आपको जितनी भी जो भी उसकी कीमत है, और उसने नहीं दी, तो ये क्या है? ये एक नॉन ग्रेट्यूटस कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि ग्रेट्यूटस होता है जब आप किसी को थैंक यू के बदले में कोई चीज़ दे रहे हो, मतलब अपनी मर्जी से दे रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए उससे। ठीक है जी, सिर्फ एक धन्यवाद चाहिए, तो वो होता है ग्रेट्यूटस कॉन्ट्रैक्ट। और नॉन ग्रेट्यूटस मतलब आपकी इंटेंशन ये है कि आपको उसकी जो भी कीमत है, जो भी आपको रिटर्न में मिलना चाहिए वो मिले। तो यहाँ पर अगर वो नहीं मिलता है तो आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, ये आप अपने जो भी किताब के पैसे हुए वो रिकवर कर सकते हो, कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हो नॉन ग्रेट्यूटस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शन 71 में बात की गई है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में कि उसके क्या राइट्स हैं। मान लो आपका पर्स खो गया, किसी आदमी ने आपका पर्स जिसको मिला उसने आपका एड्रेस खोजा, अब तक वो पहुंचा और आपसे वो बोला कि ये पर्स ढूंढकर आप तक लाने में मेरे 250 रुपये खर्च हुए हैं, आप मुझे वो दे दीजिए, मैं आपको आपका पर्स दे दूंगा। आपने कहा कि मैं क्यों दूँ 250 रुपये, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ पे आओ, तो मुझे कॉल कर देते, मैं अपना आदमी भेज देता, वो ले आता। तो अब वो ये कहे, उसके पास ये अधिकार है कि वो आपसे ये कह सकता है कि या तो मेरे 250 रुपये दो या फिर अपना पर्स भूल जाओ, ये मेरे पास ही रहेगा। कानून उसको ये आज़ादी देता है कि अगर उसका कोई भी एक्सपेंस हुआ है जिसके उसने गुड्स ढूंढे हैं उस तक उसके गुड्स को पहुंचाने में, तो वो एक्सपेंसेस उसको मिलेंगे, अदरवाइज वो लाइबल नहीं है रिटर्न करने के लिए उस चीज़ को जो उसको मिली है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लो कोई ऐसी चीज़ होती जो 2-3 दिन में सड़ जाएगी और उसको उतना ही वक्त लगेगा उसके जो चीज़ उसको मिली है उसके मालिक तक पहुँचने में, कम से कम उसको 3 दिन लगेंगे, लेकिन 3 दिन में वो चीज़ ही सड़ जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा लौटाने का। तो ऐसे केस में जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मान लो दूध हो गया, सब्जी हो गई, ऐसे केस में वो उसको बेच सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है लौटाने की। दूसरा केस होता है कि अगर मान लो उसके एक्सपेंसेस 2/3 हो जाते हैं उस गुड्स की कीमत के, मान लो 1000 रुपये की चीज़ उसको मिली है और उसको अगर वो लौटाने जाएगा तो वो 700-800 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे लौटाने में, तो ऐसे केस में उसको मिलेगा ही क्या? जो मालिक है उन चीज़ों का, उसको कुछ नहीं मिला और उसके भी 700-800 खर्च हो गए, तो वो जब वो वापस मांगेगा तो कोई खास मदद नहीं हो पाई किसी की भी, और कोई भी पार्टी जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे केस में जो है ये एक एक्सेप्शन है, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को जो उसको मिली है। ठीक है जी। सेक्शन 72 में बात की गई है कि अगर आपने किसी को भी गुड्स डिलीवर कर दिए हैं बाय मिस्टेक, गलती से आप पहुंचाना कहीं था पहुंचा दिए कहीं और, या फिर
किसी ने ज़बरदस्ती आपसे पेमेंट ली है कुछ गुड्स की, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो, अगर मिस्टेक से पहुँचाएं तो उसको लौटाने पड़ेंगे, अगर उसने इस्तेमाल कर लिए हैं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसके जो भी पैसे लगते हैं, ठीक है जी। और अगर किसी ने आपसे ज़बरदस्ती पेमेंट ली है, तो अगर उसने जायज़ पेमेंट ली है जो बनती है तो ठीक है। मान लो आपने किसी से कोई सामान लिया था, उसकी पेमेंट नहीं दी थी, तो उसने कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने ज़बरदस्ती आपसे पैसे लिए और चले गए। अगर उन्होंने उतनी ही कॉस्ट ली है जितनी बनती है उनकी, तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लिया है तो उस एक्स्ट्रा मनी को आप रिकवर कर सकते हो, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।